नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ब्योमकेश बख्शी और आपका स्वागत है इस चैनल पर जहां हर रात आप सुनते हैं राज, खौफ और दिल को झकझोर देने वाली कहानियां। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक वापसी की कहानी नहीं है, ये एक शिकार की शुरुआत है। मेरा नाम शर्लॉक होम्स है। ये नाम सुनते ही शायद आपको हैरानी हो, क्योंकि दुनिया मानता है कि मैं मर चुका हूं। 3 साल पहले स्विट्जरलैंड के बर्फ से ढके हुए राइकनबैक वाटरफॉल के पास प्रोफेसर मोरियार्टी के साथ हुई उस खौफनाक मुठभेड़ के बाद मुझे मुर्दा घोषित कर दिया गया था। मेरा सबसे करीबी दोस्त, मेरा साथी डॉक्टर जॉन वॉटसन भी यही मानता था कि शर्लॉक होम्स इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन आज अप्रैल 1894 की इस सर्द और खामोश रात में मैं फिर से जिंदा हूं, जिंदा और लंदन की अंधेरी सड़कों पर एक नए खतरे का पीछा करते हुए। ये कहानी है उस खाली मकान की जहां से मेरी वापसी ने जन्म लिया, और उस स्नाइपर की जिसने मुझे दोबारा मेरे पुराने जिंदगी के अंधेरों में घसीट लिया। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब मैंने फैसला किया कि मैं वॉटसन से फिर मिलूंगा। 3 लंबी साल मैं छुपा रहा। मोरियार्टी मर चुका था, हाँ, लेकिन उसका क्रिमिनल एम्पायर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसके कुछ वफादार गुंडे अभी भी जिंदा थे और अभी भी मेरी सांस की तलाश में थे। इसीलिए मुझे अपनी मौत का ड्रामा रचना पड़ा ताकि मैं उनकी नजरों से गायब हो जाऊं। मैं गया तिब्बत, लासा की खामोश पहाड़ियों में वक्त गुजारा। फिर मैं मक्का पहुंचा, जहां मैंने अपनी रूह को खुद से दूर होता महसूस किया। आखिर में फ्रांस में कुछ महीने रिसर्च और तन्हाई के साथ बिताए। लेकिन अब लंदन में कुछ गलत उभर रहा था। शहर की हवा में फिर से खून की बू थी और मुझे वापस आना ही था। मुझे पता चला कि वॉटसन अब अकेला रहता है। उसकी बीवी मैरी की मौत हो चुकी थी और वो दोबारा अपने पुराने पेशे मेडिसिन में लौट आया था। उसकी उदासी का अंदाजा मैं दूर से ही लगा सकता था, और ये भी मेरी वापसी की एक वजह बन गया। लेकिन मिलने से पहले मुझे ये यकीन करना था कि मेरी वापसी महफूज हो। मैं दूर से बेकर स्ट्रीट के उस घर को देखता रहा। 221। सब कुछ वैसा ही था, वही दीवारें, वही खामोशी। लेकिन मैं वहां नहीं रुक सकता था, अभी नहीं। मेरे दुश्मन मुझे वहीं ढूंढ सकते थे। उस शाम मैंने एक बूढ़े किताब बेचने वाले का भेष बनाया। झुके हुए कंधे, चेहरे पर झुर्रियां, हाथ में एक लाठी। मैं वॉटसन के घर के पास पहुंचा। मुझे पता था कि वो किसी पेशेंट को देखने गए हुए हैं। मैं इंतजार करता रहा, खामोशी में। जब वो लौटे, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? वॉटसन की आवाज में थकान थी। मैं एक बूढ़ा किताब फरोश हूं साहब, मैंने भारी और कर्कश आवाज में कहा। मेरे पास कुछ नादिर किताबें हैं, क्या आप देखना चाहेंगे? दरवाजा खुला। वॉटसन का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैंने आखिरी बार देखा था। ईमानदार, भरोसेमंद, लेकिन अब उस पर गम की परछाई थी। उसने मुझे अंदर बुला लिया। मैंने किताबें टेबल पर रखीं और बातचीत शुरू हुई। मैं जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा था जो उसके लिए पहचानी सी हों। मेरी पुरानी आदतें, मेरी बोलने की लहर, मेरी सोच का अंदाज। लेकिन वो अभी तक नहीं समझा। आखिर मैंने अपना भेष उतार दिया। वॉटसन, मैंने अपनी असली आवाज में कहा, क्या तुम वाकई मुझे नहीं पहचानते? वो एक पल के लिए जम गया। उसकी आंखें फैल गईं और अगले ही लम्हे वो कुर्सी पर बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और उसके चेहरे पर छींटा मारा। जब उसे होश आया, उसकी आंखों में आंसू थे। होम्स, ये आप हैं? वो लड़खड़ाते हुए बोला। लेकिन आप तो मर चुके थे। मैं धीरे से बोला, मैं मरा नहीं था मेरे दोस्त, मुझे छुपना पड़ा। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। उस रात मैंने उसे सब कुछ बता दिया। राइकनबैक में क्या हुआ था, कैसे मैंने मोरियार्टी को चट्टान से नीचे ढकेल दिया था, और कैसे मैं खुद वहां से गायब हो गया था। कैसे 3 साल तक मैंने पूरी दुनिया को यह यकीन दिलाया कि शर्लॉक होम्स मर चुका है। वॉटसन सुनता रहा, कभी हैरानी से, कभी गुस्से से, लेकिन आखिर उसने मुझे माफ कर दिया। अगली सुबह एक नया खतरा सामने आया। मुझे पता चला कि कर्नल सेबेस्टियन मोरान, मोरियार्टी का सबसे खतरनाक आदमी, लंदन में मौजूद है। एक माहिर स्नाइपर जिसने हाल ही में एक कत्ल की थी। रोनाल्ड अडेर, एक जवान अशराफी खानदान का बेटा। उसकी मौत सिर्फ कत्ल नहीं थी, वो एक पहेली थी।
एडेर अपने ही कमरे में मरा हुआ पाया गया। सिर के बीच एक गोली लगी हुई थी, लेकिन कमरे में कोई हथियार नहीं था। दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद। किसी को समझ नहीं आया कि कातिल अंदर कैसे आया और फिर बाहर कैसे चला गया। मैंने वॉटसन की तरफ देखा और धीरे से कहा, यह मोरान का काम है। वॉटसन ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? मैंने एयर राइफल इस्तेमाल करता है, मैंने कहा, एक ऐसा हथियार जो आवाज के बिना जान ले लेता है। फिर मैंने जोड़ दिया, लेकिन अब हमें उसे पकड़ना होगा। वॉटसन ने पूछा, कैसे होम्स? वो बहुत चालाक है। मैंने अंधेरे में मुस्कुराते हुए कहा, हम उसे जाल में फंसाएंगे। इस जाल के लिए हमें चाहिए था एक खाली मकान। बेकर स्ट्रीट के बिल्कुल सामने एक पुराना घर था जो अब किसी का नहीं था। मैंने अंदाजा लगाया कि मोरान मुझे मारने की कोशिश करेगा। उसे शायद पता चल चुका था कि मैं जिंदा हूं। इसलिए मैंने वॉटसन से चाहा कि मेरे पुराने कमरे में मेरा जैसा एक मोमी पुतला रख दिया जाए, बिल्कुल मेरी तरह। रात में जब मोरान निशाना लेगा, हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। उस रात मैं और वॉटसन उस खाली मकान में छुप गए। सांसें रुकी हुई थीं। सामने 221B की खिड़की में मेरा मोमी पुतला खड़ा था। मिसेस हडसन हर कुछ देर बाद उसे थोड़ा हिला देती थीं ताकि वो जिंदा लगे। मैंने अपनी दूरबीन से सड़क पर नजर डाली। कोहरा घना था और तब अंधेरे में एक परछाई हिली। वो मोरान था। मेरा नाम शर्लॉक होम्स है और उस रात मैं उस खाली मकान की खिड़की के पीछे छुपा हुआ था जो मेरे पुराने घर 221B बेकर स्ट्रीट के बिल्कुल सामने खड़ा था। मेरे बिल्कुल पास वॉटसन खड़े थे। उनकी सांसें धीमी थीं लेकिन तनाव से भरी हुईं। बाहर लंदन की सड़कें कोहरे से ढकी हुई थीं। गैस लैंप्स की पीली रोशनी अंधेरे को और गहरा बना रही थी। हम इंतजार कर रहे थे एक शिकारी का, कर्नल सेबेस्टियन मोरान, मोरियार्टी का दाहिना हाथ और एक ऐसा निशानेबाज जिसकी सही निशाने का कोई जवाब नहीं। मैंने वॉटसन को चुप रहने का इशारा किया। मेरी दूरबीन उसी खिड़की पर टिकी थी जहां मेरा मोमी पुतला रखा था। मिसेस हडसन हर कुछ मिनट में उसे हिला देती थी। ये जाल बहुत सोच समझ कर बुना गया था। मुझे पूरा यकीन था कि मोरान जान चुका है कि मैं जिंदा हूं और वो इस मौके को कभी जाने नहीं देता। उसकी शातिर सोच और उसकी बेरहम फितरत उसे और ज्यादा खतरनाक बनाती थी। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसका अहंकार, और आज रात मैं उसी का फायदा उठाने वाला था। होम्स, वॉटसन ने धीरे से फुसफुसाया, क्या आपको लगता है कि वो सच में आएगा? मैंने बिना नजर हटाए कहा, वॉटसन, मोरान कोई आम मुजरिम नहीं है। वो एक शिकारी है और मैं उसका सबसे बड़ा शिकार। वो जरूर आएगा क्योंकि उसे लगता है कि वो मुझसे बेहतर है। तभी कोहरे के बीच एक परछाई फिर हिली। मैंने दूरबीन को और साफ किया। वो लंबा था, कंधों पर भारी कोट, हाथ में एक चीज थी जो दूर से लाठी जैसी लग रही थी, लेकिन मैं जानता था वो एयर राइफल थी। उसने सड़क पार की और उस खाली मकान की तरफ बढ़ा जिसमें हम छुपे हुए थे। मेरी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन मैंने खुद को संभाला। ये मेरा खेल था और मुझे इसमें जीतना था। मोरान ने दरवाजे को देखा, चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे ये तसल्ली कर रहा हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। मैंने वॉटसन की तरफ देखा। वो यहीं है, मैंने धीरे से कहा। अब हमें बहुत संभल कर रहना होगा। हम दोनों सीढ़ियों के पीछे छुप गए। अंधेरा इतना गहरा था कि हम एक दूसरे को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। ऊपर की तरफ कदमों की आहट बढ़ने लगी। मोरान सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, उस कमरे की तरफ जो बेकर स्ट्रीट की खिड़की के बिल्कुल सामने था, वही जगह जहां से वो मुझ पर निशाना लगा सकता था। मैंने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली, वॉटसन को भी तैयार रहने का इशारा किया। जब मोरान उस कमरे में पहुंचा, उसने खिड़की के पास अपनी जगह ली। मैंने उसे देखा। उसका चेहरा सख्त था, आंखें सिकड़ी हुईं, हाथ बिल्कुल स्थिर। और फिर उसने अपनी मोरान ने एयर राइफल को खिड़की पर टिकाया और निशाना साधा। सामने 221B की खिड़की में मेरा मोमी पुतला बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। उसने ट्रिगर दबाया। एक हल्की सी फुसफुसाहट हुई और गोली सीधा मेरे पुतले के सिर में जा लगी।
अगर वो मैं होता तो यही मेरी कहानी का अंत होता। अब, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैं और वॉटसन दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ बढ़े। मोरान ने हमारी आहट सुन ली। वो पलटा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी थी, लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाल ली। उसने अपनी राइफल मेरी तरफ तानी, लेकिन मैं उससे तेज था। मैंने उस पर छलांग लगाई। वो संभल नहीं पाया। मैं उसे जमीन पर गिरा चुका था। वॉटसन ने उसकी कलाई पकड़ ली और कुछ ही लम्हों में हमने उसे पूरी तरह काबू कर लिया। होम्स, मोरान गुस्से से चिल्लाया। तुम मरे नहीं थे? मैंने ठंडे स्वर में कहा। नहीं कर्नल, मैं जिंदा हूं, तुम जैसे लोगों को पकड़ने के लिए। हमने उसे रस्सियों से बांध दिया। वॉटसन ने बाहर सड़क पर सीटी बजाई। कुछ ही मिनट में स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड अपने दस्तों के साथ वहां पहुंच गए। मोरान को हथकड़ियां पहनाई गईं और उसे ले जाया गया। लेकिन मेरे लिए ये सब अभी खत्म नहीं हुआ था। मुझे वॉटसन को सब कुछ समझाना था और ये भी यकीन करना था कि मेरी वापसी अब दुनिया के सामने आए। जब हम 221B लौटे, मिसेस हडसन हमें देखकर रो पड़ी। मिस्टर होम्स, आप सच में जिंदा हैं? मैंने उन्हें शांत किया और वॉटसन के साथ अपने पुराने कमरे में बैठ गया। आग जल रही थी। उसकी गर्मी में मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। होम्स, वॉटसन ने कहा, आपने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। रोनाल्ड अडेर की मौत क्यों हुई? वॉटसन, मैंने जवाब दिया, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा था। अडेर एक ईमानदार लड़का था। वो मोरान के कार्ड गेम में हो रही धोखाधड़ी उजागर करने वाला था। मोरान ने उसे चुप करा दिया, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे है। उस रात मैंने अपनी पाइप जलाई और खिड़की से बाहर देखा। लंदन की सड़कें फिर से खामोश थीं, लेकिन ये खामोशी अस्थायी थी। मुझे पता था मोरियार्टी के और भी गुंडे अभी बाहर हैं। मेरी वापसी ने एक नई जंग शुरू कर दी थी और मुझे इसके लिए तैयार रहना था। मेरा नाम शर्लॉक होम्स है और उस रात जब कर्नल सेबेस्टियन मोरान को हथकड़ियों में ले जाया गया, मेरे दिल में एक अजीब सी शांति थी। 221B बेकर स्ट्रीट का मेरा पुराना कमरा फिर से मेरा हो गया था। आग की गर्मी, वॉटसन की मौजूदगी और मिसेस हडसन की पहचानी देखभाल, सब कुछ मुझे मेरी पुरानी जिंदगी में वापस ले आया। लेकिन ये शांति सिर्फ ऊपर से थी। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। मुझे पता था कि ये कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगली सुबह मैं और वॉटसन नाश्ता टेबल पर बैठे। मिसेस हडसन ने चाय और टोस्ट परोस दिया, लेकिन मेरी नज़र बाहर सड़क पर टिकी हुई थी। मोरान को पकड़ना एक बड़ी जीत थी, लेकिन मुझे समझना था कि पिछले 3 सालों में क्या क्या बदल चुका था। मोरियार्टी का नेटवर्क कितना बिखरा था और क्या मेरी वापसी उसके बचे हुए गुंडों को मेरे पीछे आने की हिम्मत देगी। होम्स, वॉटसन ने कहा, चाय का घूंट लेते हुए, आज आप काफी खामोश हैं। क्या कुछ और परेशान कर रहा है? वॉटसन, मैंने धीरे से कहा, मोरान सिर्फ एक पजल का टुकड़ा था। मुझे पूरी तस्वीर देखनी होगी। इसके लिए हमें रोनाल्ड अडेर की मौत के पीछे छुपी पूरी सच्चाई समझनी होगी। वॉटसन ने भौएं चढ़ाईं। लेकिन आपने कहा था कि मोरान ने उसे कार्ड गेम की वजह से मारा। क्या ये पूरी कहानी नहीं है? नहीं मेरे दोस्त, मैंने कहा, ये उससे काफी ज्यादा जटिल है। चलिए, अब हमें काम पर लगना होगा। उसी दिन हम निकले पार्क लेन की तरफ, वही जगह जहां अडेर की मौत हुई थी। वो मकान अभी भी पुलिस की निगरानी में था, लेकिन मैंने लेस्ट्रेड से इजाजत ले ली थी कि हम अंदर जा सकें। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे कत्ल की रात छोड़ा गया था। फर्नीचर पर धूल जमी हुई, खून के धब्बे अभी भी फर्श पर मौजूद, और खिड़की। बंद कमरे का मुआयना शुरू किया। देखो वॉटसन, मैंने खिड़की के पास झुकते हुए कहा, गोली यहीं से आई थी, लेकिन खिड़की बंद थी और कहीं भी शीशा टूटा हुआ नहीं है। वॉटसन ने हैरानी से पूछा, फिर कातिल अंदर कैसे घुसा? मैंने धीरे से कहा, वो अंदर आया ही नहीं। मोरान ने बाहर से निशाना साधा। उसकी एयर राइफल इतनी ताकतवर थी कि गोली खिड़की के बहुत छोटे से सुराग से निकल गई। बाद में उस सुराग को छुपा दिया गया ताकि किसी को शक ना हो। मैंने खिड़की की चौखट पर एक बहुत ही छोटा सा निशान देखा। ये एक सावधानी से भरा हुआ सुराग था। मोरान ने कत्ल के बाद इसे भर दिया था, लेकिन मेरी नजरों से ये बात छुप नहीं सकी। हमने अडेर के कागजात और उसके निजी सामान की जांच शुरू की,
एक डायरी मिली। उसमें उसने अपने कार्ड गेम के तजुर्बे लिखे थे। उस डायरी में मोरान का नाम साफ लिखा हुआ था और ये भी कि उससे मोरान पर धोखाधड़ी का शक था। लेकिन एक और नाम बार बार सामने आ रहा था, लेडी हिल्डा ट्रेलॉनी होप। ये नाम मुझे पहले से जाना पहचाना लगा। वो एक असर रखने वाली औरत थी। उनके शौहर हुकूमत में एक ऊंचे ओहदे पर थे। वॉटसन, मैंने कहा, यहाँ कुछ और भी है। अडेर सिर्फ मोरान से नहीं उलझा था, वो लेडी हिल्डा से भी जुड़ा हुआ था। हमें उनसे मिलना होगा। उसी दोपहर हम लेडी हिल्डा के घर पहुंचे। वो बहुत खूबसूरत और खुद पर यकीन से भरी हुई औरत थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने अपनी पहचान उनके सामने रखी। हाँ, मैंने उन्हें बताया कि मैं शर्लॉक होम्स हूँ, वही जो मौत से वापस आया है। उनका रिएक्शन चौंकाने वाला था। वो पीली पड़ गईं और कुर्सी पर बैठ गईं। मिस्टर होम्स, उन्होंने कांपते हुए कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? लेडी हिल्डा, मैंने शांत लहजे में कहा, रोनाल्ड अडेर की मौत पर मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। आप उसे जानती थीं, है ना? पहले उन्होंने इनकार किया, लेकिन मेरे सवालों के बोझ तले आखिर वो टूट गईं। उन्होंने बताया कि अडेर उनका बहुत करीबी दोस्त था। वो साथ कार्ड खेलते थे और मोरान भी उसी महफिल का हिस्सा था। लेकिन बात सिर्फ खेल तक महदूद नहीं थी। लेडी हिल्डा ने कांपते हुए कबूल किया कि मोरान ने उन्हें ब्लैकमेल किया था। उसके पास कुछ प्राइवेट लेटर्स थे। अगर वो बाहर आ जाते तो उनके शौहर का करियर तबाह हो जाता। अडेर ने मोरान को रोकने की कोशिश की थी और इसी वजह से उसकी जान चली गई। मैंने उसे नहीं मारा, लेडी हिल्डा ने रोते हुए कहा, लेकिन मेरी वजह से ये सब हुआ। फिक्र ना करें, मैंने कहा, मोरान अब जेल में है, आपके लेटर्स महफूज हैं। जब हम 221B वापस लौट रहे थे, वॉटसन ने मुझसे पूछा, होम्स, क्या आपको लगता है कि लेडी हिल्डा पूरी सच्चाई बता रही थी? नहीं वॉटसन, मैंने जवाब दिया, वो अभी भी कुछ छुपा रही हैं, लेकिन फिलहाल मोरान को सजा दिलाने के लिए हमारे पास काफी सबूत हैं। उस रात मैं अपनी कुर्सी पर बैठा और सब कुछ दोबारा सोचा। अडेर का कत्ल सिर्फ बदला नहीं था, ये एक बड़े साजिश का हिस्सा था। मोरियार्टी का नेटवर्क अभी भी जिंदा था। मोरान सिर्फ उसका एक टुकड़ा था। मुझे और गहरा जाना था, लेकिन उस वक्त मैंने अपनी पाइप जलाई और उस लम्हे की खामोशी का लुत्फ उठाया। मेरी वापसी सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, ये उन लंदन की सड़कों के लिए थी जो मेरे बिना अधूरी लगती थी। मेरा नाम शर्लॉक होम्स है और हर बार जब मुझे लगता है कि मैंने एक राज सुलझा लिया है, वो मुझे और गहरे अंधेरों में खींचे ले जाता है। कर्नल सेबेस्टियन मोरान को पकड़ना और रोनाल्ड अडेर की मौत का राज जानना मेरे लिए एक जीत थी, लेकिन ये जीत अधूरी थी। लेडी हिल्डा ट्रेलॉनी होप की बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। उनकी आंखों का डर सिर्फ मोरान से नहीं था, वो किसी और बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा था। अगली सुबह मैं और वॉटसन 221B की नाश्ता टेबल पर बैठे। मैंने अपना चाय का कप नीचे रखा। वॉटसन, मैंने कहा, हमें मोरियार्टी के पुराने नेटवर्क की जड़ तक जाना होगा। मोरान उसका सबसे खतरनाक हथियार था, लेकिन वो अकेला नहीं था। मुझे यकीन है, मैंने धीरे से कहा, कि कोई और है जो अभी भी धागे खींच रहा है। वॉटसन ने फिक्र से मेरी तरफ देखा। लेकिन होम्स, उसने कहा, अगर ऐसा है तो क्या आप दोबारा खतरे में नहीं पड़ जाएंगे? अभी अभी तो आप वापस आए हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। खतरा, मैंने कहा, मेरा पुराना दोस्त है वॉटसन। इसके बिना शायद मैं बेकर स्ट्रीट की इस कुर्सी पर जंग खा जाऊं। हमारा पहला कदम था मोरान से जेल में मिलना। मैंने इंस्पेक्टर लेस्ट्राड से इजाजत मांगी और वो बिना हिचकिचाहट मान गए। होम्स, लेस्ट्राड ने कहा, अगर कोई मोरान से कुछ उगलवा सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। उस दोपहर हम न्यूगेट जेल पहुंचे। वहां का माहौल ठंडा और उदास था। दीवारों में सदियों की खामोशी बसी हुई थी। मोरान को एक छोटे से कमरे में लाया गया। उसके हाथों में हथकड़ियां थीं। उसका चेहरा अभी भी गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो पुराना भरोसा नहीं था जो उस रात खाली मकान में था। होम्स, उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम यहां क्या करने आए हो? मुझे ताने मारने? नहीं कर्नल, मैंने शांत लहजे में कहा, मैं ये जानने आया हूं कि तुम्हारे पीछे कौन है। तुम अकेला ये सब नहीं कर सकते थे। मोरान हंसा, लेकिन उसकी हंसी खोखली थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा? तुमने प्रोफेसर को मार दिया, लेकिन उसका साम्राज्य अभी भी जिंदा है। तुम इसे कभी खत्म नहीं कर पाओगे। शायद, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा।
अब बताओ, तुम्हें ऑर्डर्स कौन दे रहा था? उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट उभरी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। तुम कुछ नहीं जानते होम्स, उसने कहा, और जो तुम जानते हो वो तुम्हें कब्रिस्तान तक ले जाएगा। मोरान से और कुछ नहीं मिला, लेकिन उसकी बातों ने मेरे शक को पक्का कर दिया। कोई और था, कोई ऐसा जो अब मोरियार्टी की जगह ले चुका था। जेल से बाहर आते हुए मैंने वॉटसन से कहा, हमें लेडी हिल्डा से फिर मिलना होगा, वो अभी भी कुछ छुपा रही है। उसी शाम हम दोबारा लेडी हिल्डा के घर पहुंचे। इस बार वो और भी ज्यादा परेशान लग रही थी। उसके चेहरे पर नींद और सुकून दोनों गायब थे। मैंने बिना वक्त गवाए सवाल शुरू कर दिए। लेडी हिल्डा, मैंने कहा, मोरान ने कुछ ऐसा कहा है जो मुझे यकीन दिलाता है कि आप पूरी सच्चाई नहीं बता रही हैं। वो लेटर्स किसके पास थे और मोरान किसके लिए काम कर रहा था? वो रोने लगी। मिस्टर होम्स, मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। हाँ, मोरान मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किसके लिए काम करता था। झूठ, मैंने कड़क आवाज में कहा। आप अभी भी कुछ छुपा रही हैं। अगर आप अभी नहीं बताएंगी तो मैं खुद पता लगा लूंगा, और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। आखिरकार वो टूट गईं। उन्होंने एक छोटा सा लिफाफा निकाला और मेरे सामने रख दिया। ये लेटर, उन्होंने कहा, मेरे शौहर के लिए नहीं था। ये एक विदेशी राजदूत को लिखा गया था। इसमें हुकूमत की कुछ गोपनीय मालूमात थीं। अगर ये बाहर आ जाती तो जंग छिड़ सकती थी। मोरान ने ये चुरा लिया था। वो इसे लौटाने के बदले पैसे मांग रहा था, लेकिन मुझे लगता है वो इसे किसी और को देने वाला था। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक कोडेड मैसेज था। मैं उसे तुरंत समझ नहीं पाया, लेकिन इतना साफ था, ये कोई साधा ब्लैकमेल नहीं था। ये इंटरनेशनल साजिश थी। वॉटसन, हमें इसे डिकोड करना होगा, और इसके लिए हमें मेरे पुराने दोस्त माइक्रॉफ्ट की मदद चाहिए। माइक्रॉफ्ट, मेरा बड़ा भाई, हुकूमत में एक खुफिया लेकिन ताकतवर पद पर। उसी रात हम उसके पास गए। उसने लेटर देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। शर्लॉक, उसने कहा, यह बहुत गंभीर है। यह जर्मन स्पाइस के नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। अगर यह सच है तो मोरान सिर्फ एक कठपुतली था। असली खिलाड़ी अभी भी बाहर है। माइक्रॉफ्ट ने कहा कि वो इसकी जांच करेगा, लेकिन जाते वक्त उसने मुझे चेतावनी दी, सावधान रहना शर्लॉक, ये मोरियार्टी से भी बड़ा खेल हो सकता है। जब हम वापस 221B लौट रहे थे, मैं बिल्कुल खामोश था। मेरे दिमाग में सवालों का जाल बुन रहा था। मोरान, लेडी हिल्डा और अब ये कोड, सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा था। उस रात मैंने पाइप जलाई और गहरी सांस ली। मैंने सोचा, मेरी वापसी ने सिर्फ मेरे दुश्मनों को ही नहीं जगाया था, बल्कि एक ऐसी जंग शुरू कर दी थी जो शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। मेरा नाम शर्लॉक होम्स है, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है, हर पहेली के पीछे एक और पहेली छिपी होती है। माइक्रॉफ्ट के उस रहस्यमयी कोड की चेतावनी ने मेरे दिमाग को एक नए रास्ते पर डाल दिया था। मॉरन को पकड़ना, रोनाल्ड अडेर की हत्या सुलझाना और लेडी हिल्डा के पत्थरों का राज, ये सब एक ही बड़े खेल के मोहरे थे। अब मुझे उस शिकारी को पकड़ना था जो अंधेरे में छुपा था, जो मोरियार्टी के साम्राज्य को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह मैं और वॉटसन 221B में बैठे थे। कमरा खामोश था। मैंने कोडेड लेटर मेज पर रखा और उसकी हर लाइन को गौर से देखा। वॉटसन, मैंने कहा, यह कोड जर्मन एस्पियनाज से जुड़ा हो सकता है, जैसे माइक्रॉफ्ट ने कहा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे पहले से जाना पहचाना लगता है। मतलब क्या होम्स? वॉटसन ने पूछा, अपना चाय का कप नीचे रखते हुए। ये मोरियार्टी की स्टाइल है, मैंने जवाब दिया। उसके कोड्स हमेशा डबल मीनिंग वाले होते थे। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, ये एक मैसेज भी हो सकता है। अगले कुछ घंटे मैंने उस कोड को तोड़ने में बिता दिए। मेरी पुरानी किताबें, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और लिंग्विस्टिक पैटर्न्स सब मेरे सामने बिखरे हुए थे। आखिरकार एक पैटर्न सामने आया। ये एक जगह का नाम था, लंदन के पूर्वी इलाके में एक पुराना गोडाउन, एक ऐसा गोडाउन जो कभी मोरियार्टी के ऑपरेशंस का सेंटर हुआ करता था। मैसेज में एक तारीख भी थी, अगली रात। वॉटसन, मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा, हमें तैयार होना होगा। कल रात हम उस शिकारी से मिलेंगे जो ये सब चला रहा है। लेकिन होम्स, वॉटसन ने घबराहट से कहा, यह एक जाल हो सकता है। हो सकता है, मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन जाल कौन बिछा रहा है, ये अभी तय नहीं हुआ।
हमने अपनी योजना बनाई। मैंने इंस्पेक्टर लेस्ट्राड को इत्तला दी, लेकिन उसे साथ लाने के बजाय बाहर से निगरानी रखने को कहा। ये मेरा खेल था और मैं इसे अपने तरीके से खेलना चाहता था। अगली शाम मैं और वॉटसन उस गोडाउन की तरफ निकले। मैंने फिर से भेस बदला, इस बार एक मजदूर का। वॉटसन अपने डॉक्टर के लिबास में थे। हमारे हथियार तैयार थे और हमारी नजरें हर साए पर टिकी हुई थीं। गोडाउन पुराना और जर्जर था। शहर की ठंडी हवा उसकी टूटी खिड़कियों से सीटी बजाती हुई अंदर आ रही थी। हम चुपचाप अंदर घुस गए। अंधेरे में कुछ आहटें थीं, शायद चूहे या शायद कुछ और। मैंने वॉटसन को इशारा किया कि वो मेरे पीछे रहें। हम एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां लकड़ी के बक्से और पुरानी मशीनें इधर उधर पड़ी हुई थीं। तभी एक आवाज गूंजी, होम्स, तुम सच में मरने से नहीं डरते, है ना? यह आवाज गहरी और ठंडी थी और मुझे पहचानी हुई लगी। मैंने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां एक आदमी खड़ा था, लंबा, पतला, और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक जो मुझे मोरियार्टी की याद दिला रही थी। लेकिन ये मोरियार्टी नहीं था, ये कोई और था, शायद उसका शिष्य या उसका उत्तराधिकारी। तुम कौन हो? मैंने पूछा, अपनी रिवॉल्वर तैयार रखते हुए। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, मेरा नाम तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन तुमने जो प्रोफेसर के साथ किया वो मेरे लिए सब कुछ है। तुमने सोचा उसकी मौत के साथ सब खत्म हो जाएगा। नहीं होम्स, मैंने उनका काम आगे बढ़ाया है। उसके पीछे से 2 गुंडे सामने आए, हथियारों से लैस। मैंने वॉटसन की तरफ देखा। तैयार रहो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। तभी उस आदमी ने हाथ उठाया और उसके गुंडों ने हमला कर दिया। मैंने एक पर गोली चलाई, वो जमीन पर गिर पड़ा। वॉटसन ने दूसरे से मुकाबला किया और कुछ ही पलों में वो भी बेहोश हो गया। लेकिन वो रहस्यमयी आदमी भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसका पीछा किया। टूटी हुई सीढ़ियों से होते हुए हम गोडाउन की छत पर पहुंचे। वहां घिरा हुआ कोहरा था और तेज ठंडी हवा। उसने मुझ पर एक चाकू फेंका, मैं बच गया। आखिरकार मैंने उस पर छलांग लगाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल सामने था, एक ऐसा चेहरा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखों में वही शातिर इंटेलिजेंस थी जो मोरियार्टी की पहचान थी। ये खत्म हो गया है, मैंने कहा, उसकी कलाई पर हैंडकफ्स लगाते हुए। तुम्हारा खेल अब बंद, खत्म। वो हंस पड़ा, एक ठंडी बेजान हंसी। ये अभी शुरू हुआ है होम्स। उसी पल इंस्पेक्टर लेस्ट्राड और उसकी टीम छत पर पहुंच गई। उस आदमी को पकड़कर ले जाया गया। उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन बाद में माइक्रॉफ्ट ने तस्दीक की। वो एक जर्मन स्पाई था, एक ऐसा आदमी जो मोरियार्टी के नेटवर्क को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था। वो कोडेड लेटर असल में मेरे लिए एक जाल था, ताकि मुझे यहां खींच लाया जा सके। लेकिन मैंने उसे उसी के खेल में हरा दिया। जब हम 221B लौट रहे थे, वॉटसन ने पूछा, होम्स, क्या अब सच में सब खत्म हो गया? शायद नहीं वॉटसन, मैंने कहा, अपनी पाइप जलाते हुए। लेकिन अभी के लिए हमने एक और जंग जीत ली है। उस रात मैंने खिड़की से लंदन की सड़कों को देखा। कोहरा अभी भी छाया हुआ था, लेकिन मेरे लिए ये एक नई शुरुआत थी। मेरी मौत से वापसी ने सिर्फ मुझे जिंदगी ही नहीं दी, बल्कि एक नई जिम्मेदारी भी, इस शहर को उन सायों से बचाने की जो अंधेरे में छुपे हुए थे। मेरा नाम शेरलॉक होम्स है, और हर बार जब मुझे लगता है मैंने अंधेरे को हरा दिया, वो एक नई शक्ल में मेरे सामने खड़ा हो जाता है। उस गोदाम की छत पर उस रहस्यमयी जासूस को पकड़ना मेरे लिए एक जीत थी, लेकिन उसके आखिरी शब्द, ये अभी शुरू हुआ है होम्स, मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मैं जानता था ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक वादा था, और मैं उस वादे को पूरा होने से पहले ही तोड़ देना चाहता था। ये कहानी यहां खत्म नहीं हो सकती थी। मुझे इसे पूरी तरह खत्म करना था, ताकि लंदन की सड़कों पर फिर से सुकून आ सके। अगली सुबह मैं और वॉटसन फिर से 221B में थे। मैंने अपनी पाइप जलाई और उस जासूस के अल्फाजों पर सोचने लगा। वॉटसन, मैंने कहा, हमें यह यकीन करना होगा कि मोरियार्टी का नेटवर्क अब वाकई खत्म हो चुका हो। वो जासूस अकेला नहीं था, उसके पीछे और लोग हैं, और हमें उनकी जड़ तक पहुंचना होगा। लेकिन होम्स, वॉटसन ने परेशानी से कहा, हम मोरान को भी पकड़ चुके हैं और उस जासूस को भी। क्या ये काफी नहीं? नहीं मेरे दोस्त, मैंने जवाब दिया। जब तक हर धागा न कट जाए
ये जाल फिर से बुना जा सकता है। मैंने माइक्रॉफ्ट से राब्ता किया। वो अपने ऑफिस में था, हमेशा की तरह, फाइल्स, पेपर्स और सीक्रेट डॉक्यूमेंट से घिरा हुआ। मैंने उसे उस जासूस के बारे में बताया और उस कोडेड लेटर की पूरी कहानी। माइक्रॉफ्ट, मैंने कहा, हमें यह जानना होगा कि यह नेटवर्क कितना बड़ा है। अगर यह जर्मन स्पाइस से जुड़ा है तो गवर्नमेंट को सीधा खतरा हो सकता है। माइक्रॉफ्ट ने अपनी मोटी भौवें उठाईं। शैलॉक, उसने कहा, तुम हमेशा मेरे लिए मुसीबत ले आते हो, लेकिन तुम सही हो। मैंने उस जासूस से इंटेरोगेशन की तैयारी कर ली है। वो अभी भी स्कॉटलैंड यार्ड की कस्टडी में है। चलो साथ चलते हैं। हम तीनों, मैं, वॉटसन और माइक्रॉफ्ट, स्कॉटलैंड यार्ड पहुंचे। वो जासूस एक छोटे ठंडे कमरे में बैठा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। मैंने सवाल शुरू किए। तुम्हारा नाम क्या है? उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे कई नामों से जाना जाता है, लेकिन तुम मुझे हेर वॉन क्लार्क कह सकते हो। वॉन क्लार्क, मैंने दोहराया। तुम मोरियार्टी के लिए काम करते थे? नहीं, उसने कहा। मैंने उसका काम अपनाया। वो जीनियस था, लेकिन कमजोर। मैंने उसकी कमजोरियों को ठीक किया। फिर उसने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। मोरियार्टी की मौत के बाद उसका नेटवर्क बिखरा हुआ था, लेकिन वॉन क्लार्क, एक जर्मन स्पाई, ने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने मोरान जैसे गुर्गों को अपने कब्जे में लिया और लंदन में एक नया बेस बनाया। उसका मकसद था ब्रिटिश गवर्नमेंट की गोपनीय जानकारी चुराना और उसे अपने मुल्क तक पहुंचाना। लेडी हिल्डा का लेटर उसकी योजना का सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन मेरी वापसी ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। और तुम्हारा नेटवर्क अब कहाँ है? मैंने पूछा। वो हंस पड़ा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? मेरे लोग अभी भी बाहर हैं, होम्स। तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन उन्हें नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो सच कह रहा था, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। लेकिन उसकी बातों में मैंने एक सुराग पकड़ लिया। उसने पूर्वी छोर का जिक्र किया था, लंदन का वो हिस्सा जहां पहले गोडाउन था। मुझे पूरा यकीन हो गया, उसका बचा हुआ नेटवर्क अभी भी वहीं छुपा हुआ है। उसी रात मैंने लेस्ट्रेड को बुलाया और एक फाइनल प्लान बनाया। लेस्ट्रेड, मैंने कहा, हमें पूर्वी लंदन में रेड करनी होगी। वहां एक और गोडाउन है, या शायद एक पूरा अड्डा। आज ही इस कहानी को खत्म करना होगा। हम रात के अंधेरे में निकले। पूर्वी लंदन की गलियां गंदी, भीगी हुई और कोहरे से भरी। हर कोना किसी राज को छुपा रहा था। हम एक पुराने गोडाउन के पास पहुंचे, बिल्कुल वैसा ही जैसा वॉन क्लार्क ने बताया था। मैंने वॉटसन और लेस्ट्रेड को इशारा किया। हमने बिल्डिंग को घेरा। अंदर से आवाजें आ रही थीं, लोगों की बातें, हथियारों की खटपट। मैंने दरवाजा तोड़ा और हम अंदर घुस गए। अंदर 6 आदमी थे, सब फुल्ली आर्म्ड। उनके सामने कागजात, मैप्स और कुछ अजीब से डिवाइसेस। ये सिर्फ गोडाउन नहीं था, ये एक जासूसी अड्डा था, और वो किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। मेरी आहट सुनते ही वो चौंक गए। एक ने मुझ पर गोली चला दी। मैं नीचे झुक गया। वॉटसन और लेस्ट्रेड ने काउंटर फायर किया। कुछ ही मिनट में सब काबू में थे। गोडाउन से हमें ढेर सारे सबूत मिले, कोडेड मैसेजेस, वेपन्स और एक मैप। वो मैप सीधा वेस्टमिंस्टर पैलेस पर हमले की प्लानिंग दिखा रहा था। ये वॉन क्लार्क की आखिरी चाल थी, लेकिन हमने उसे वक्त रहते नाकाम कर दिया। जब हम 221 भी लौट कर आए, सुबह हो चुकी थी। मिसेस हडसन ने हमें गर्म चाय दी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वॉटसन, मैंने कहा, अब यह सच में खत्म हो गया है। वॉन क्लार्क का नेटवर्क तबाह हो चुका है। मोरियार्टी का आखिरी निशान भी मिट गया। और आप होम्स? वॉटसन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब आप आराम करेंगे? आराम? मैंने हंसकर कहा, जब तक लंदन की सड़कों पर राज हैं, मैं आराम कैसे कर सकता हूं? लेकिन अभी के लिए हां, इस जीत का लुत्फ जरूर उठाऊंगा। उस दिन मैंने खिड़की से बाहर देखा। कोहरा धीरे धीरे छंट रहा था और सूरज की किरणें वेस्टमिंस्टर पैलेस पर पड़ रही थीं। मेरी मौत से वापसी सिर्फ एक मिरेकल नहीं थी, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सब के लिए जिन्हें मैंने अंधेरे से बचाया था। ये कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन मेरा सफर अभी जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क, थ्रिलिंग और रोमांचक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।
और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली रात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। आपका अपना ब्योमकेश बख्शी।